ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखो, आवाज आ रही है सभी को? अक्षय कीर्ति बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। चलो ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर दूसरे वाले क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए होंगे तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो अब ना आप शेप की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करना कि शेप की हेल्प से इसको कैसे समझेंगे। अब इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप देखो। इसमें बोल रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। एक कोई स्टैचू, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन समझ आता रहता है वैसे वैसे इसको लिखता जाऊंगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक क्या है, स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। यानी कि कोई एक 1.6 मीटर जो आपकी कोई मूर्ति है, स्टैचू है ना, जो उसके पेडेस्टल पर खड़ा है। पेडेस्टल होता है बच्चे जो, यानी कि मूर्ति के नीचे एक छोटा सा बेस बनाया होता है ना। है ना, देखा होगा ना आपने, मूर्ति होती है तो मूर्ति के नीचे ऐसे छोटा सा पहले ऐसे करके बेस होता है ना। फिर उसके ऊपर ही कोई स्टैचू होगा, है ना। ठीक है, ऐसे करके होगा। तो हमने ये सेम चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूं कि ये मेरा पेडेस्टल है, ठीक है। और इसमें बोला है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। कि इस पेडेस्टल पे कितने हाइट का स्टैचू खड़ा है? 1.6 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट मैं मान लेता हूँ कितनी है, यानी कि हमें गिवन है 1.6 मीटर, ठीक है। उसके आगे बढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब इसमें बोला कि यहाँ पे ग्राउंड है हमारा, ठीक है। ये बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, एक कोई पॉइंट है ग्राउंड में। ये मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, नाम दे दिया मैंने इसका पॉइंट ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैचू, ये टॉप ऑफ द स्टैचू, और ये टॉप किसका है? पेडेस्टल का है, ठीक है। बोला इस पॉइंट से जो, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं या इसको देखते हैं, ठीक है। अगर यहां से देखूंगा इस ग्राउंड के पॉइंट से लेके यहां तक, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ बी, इसको सी, और इसको डी देता हूँ नाम में। तो बोला जब हम ग्राउंड से एक पॉइंट से कहाँ पे, स्टैचू के टॉप पे देख रहे हैं, तो वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? 60 डिग्री। और उसके आगे बढ़ो, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। बोला इसी सेम पॉइंट से जब हम टॉप ऑफ द पेडेस्टल की तरफ देखते हैं, या यहाँ पे हम ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे एंगल बनेगा कितना? 45 डिग्री का, ठीक है बच्चे। ये फिगर बनाना समझे कैसे बनाई? इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमें गिवन था कि किसी पेडेस्टल पे हमारा 1.6 मीटर जो है टॉल स्टैचू खड़ा है, तो हमने यहाँ पे पेडेस्टल बनाया पहले। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, इसको सेपरेट से दिखाया ना, 1.6 मीटर जो हाइट की अपनी स्टैचू है उसको दिखा दिया। फिर हमें अगले क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि कोई एक पॉइंट है ग्राउंड में, मैंने इसको ए मान लिया। जब हम वहां से टॉप ऑफ द स्टैचू को देखते हैं या फिर उसमें एक लाइन ज्वाइन करेंगे, तो वो एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। हमने वैसे किया, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। और उसी में ये बोल रहा है कि अगर उसी सेम पॉइंट से हम कहाँ पे, टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे देखें, पहले हमने टॉप ऑफ द स्टैचू देखा था, टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। जब यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। और हमें बोला है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब हमें बीसी निकालना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। बस एक फिगर बचे, फिगर आगे तुम लोग को बनाना है ना, एक मेन फिगर है। अगर फिगर तुम लोगों ने सही बना ली
तो उसके बाद क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। चलो इसको देख देख के हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हमें एक चीज ध्यान में रखनी है पहले तो, चलो जो जो हमें गिवन है ठीक है वो हम लोग लिख लेते हैं। अब मुझे गिवन है क्या, डीसी मुझे गिवन है, हाइट ऑफ द स्टैचू विच इज 1.6 मीटर, और हमें जो थीटा की वैल्यूज है वो भी गिवन है, 60 डिग्री है और 45 डिग्री है ना। और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड आउट करनी थी, मतलब कि वो हमारी फिगर के अकॉर्डिंग है बीसी। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है बीसी, मतलब कि हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड आउट करनी है। अब हमने ये वो सारी चीजें लिख ली जो हमें गिवन थी और जो हमें फाइंड आउट करनी है ना, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। फिगर से भी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपको डायरेक्ट जैसे यहाँ से निकालना है तो आपको पता है यहाँ से आपने फिगर से देख के बनाया, डी सी इक्वल टू 1.6 मीटर, और थीटा आपके पास कौन कौन से, 60 डिग्री एक एंगल एंगल आपके पास, और दूसरा 45 डिग्री, और हमें निकालना है बीसी विच इज हाइट ऑफ द पेडेस्टल। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करता हूँ इस, मैं ये वाला जो मेरा ट्राइंगल बना है इसको मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ ए बी एंड सी को, ठीक है, ए बी सी को कर रहा हूँ मैं। अब बच्चे इसमें एक और चीज ध्यान में रखने वाली है कि आपका एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, और नीचे ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है आपका, है ना। अब मैंने आपको बताया था देखो, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए बी सी के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये इसकी हाइट है, और आपको पता है जो थीटा के सामने वाली जो भैया आपकी, हमें स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, रुको एक मिनट। अब दिख रही है बच्चे स्क्रीन, बच्चे अब दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? हाँ जी, अब दिख रही है। ठीक है, करूँ अब स्टार्ट में। तो ये फिगर के टाइम पे स्क्रीन दिख रही थी आप लोगों को जब ये फिगर एक्सप्लेन करी थी मैंने? हाँ जी। चलो ठीक है, मतलब आपको फिगर अंडरस्टैंड है। हमने यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लिया है ना, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, इसकी पेडेस्ट्रल की हाइट फाइंड आउट करनी है ना, तो पहले मैं यही वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी सी। तो अब आपको पता है जो थीटा के सामने वाला, यानी कि जो आपका थीटा है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस हो जाएगी, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, है ना। अब सब क्वेश्चन को आगे करने से पहले आपको इस चीज को समझना होगा कि हम इसमें कौन सी, यानी कि इस ट्रायंगल को हमने सोल्व करना है, इसका जो एंगल है ना, इसमें tan कोसाइन क्या ले इसमें, है ना, तो सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं हम लोगों ने, है ना, उसमें हम लोग हाइपोटेन्यूज भी निकालते थे, परपेंडिकुलर भी निकालते थे, बेस भी निकालते थे। अब हमें जो एक्चुअल में क्वेश्चन में जो लास्टली चाहिए वो हमें चाहिए बीसी, मतलब हमें परपेंडिकुलर चाहिए एबीसी का, हमने ये फाइंड आउट करना है। बट इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज फाइंड आउट करनी है तो इससे रिलेटेड वाली चीज लेनी पड़ेगी, है ना हमें। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लूंगा tan। अब मैं tan क्यों लूंगा यहाँ पे, देखो P अपॉन बी, मेरा P मुझे फाइंड आउट करना था, लेकिन मैंने B क्यों लिया, H क्यों नहीं लिया, है ना, H को क्यों नहीं लिया मैंने, तो मैंने बच्चे H को इसलिए नहीं लिया, जब मैं इसको आपके क्वेश्चन को करूंगा, है ना, तो अब मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये पूरी हाइट निकालनी पड़ेगी, BC, सॉरी BD, ये BD पूरी हाइट निकालनी पड़ेगी। उसमें से मुझे
डीसी या सीडी जो आपकी ये गिवन है ना, इसमें से बीडी में से ही मैं आपकी डीसी माइनस करूंगा, तब मेरे पास क्या आएगा, पेडेस्टल की हाइट बीसी आएगा, है ना। तो इस केस को करने के लिए जब मैं इसके बाद एबीसी के बाद ए बी डी ट्राइंगल को लूंगा, ए बी और डी इस ट्राइंगल को लूंगा, तो क्या होगा, मेरे पास एक साइड होगी, है ना। मेरे पास कौन सी साइड होगी, बेस होगी मेरे पास, है ना, निकालने के लिए बेस होगी, तो उसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी ये वाली साइड निकाल सकता हूँ, है ना। तो इस चीज को पहले से अंडरस्टैंड करके रखना है, यानी कि इस चीज को पहले से दिमाग में रखना है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। उसके अकॉर्डिंग आपने ये जो आपकी साइन कोस टेन इसका जो आपने सिलेक्शन करना है ना। तो यहाँ पे मेरे को समझ लग गया कि मुझे आगे बेस की जो है जरूरत पड़ेगी, है ना। और इस क्वेश्चन में आपकी हाइपोटेन्यूज की कोई यानी कि इतनी नीड नहीं है, क्योंकि ये वाली बेस वाली साइड जो है आपका ये एबीसी ट्राइंगल भी शेयर कर रहा है, और बेस वाली जो आपकी वैल्यू है ए बी, ये इसकी ए बी डी की भी कॉमन साइड है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेस ए बी ही निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, पी तो मुझे निकालना ही है, तो मुझे पी अपॉन बी करना पड़ेगा। तो आपको पता है पी अपॉन बी क्या होता है, टेन होता है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। ए बी सी में मैंने क्या किया, मैंने टेन थीटा को सिलेक्ट करा। टेन थीटा मुझे पता है पी अपॉन बी होता है ना। अब जो जो इनकी वैल्यूज थी, ये 45 डिग्री है इसका एंगल, ठीक है, मैं वैसे पुट कर दूंगा इसको। टेन थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया इसकी जो वैल्यू थी हमें गिवन 45 डिग्री। और पी है आपका यहाँ पे, ये था आपका बीसी, और आपका बेस है ए बी, है ना। अब हमें यहाँ पे देखो, ना हमें गिवन बीसी की वैल्यू है, ना हमें गिवन ए बी की वैल्यू हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो हमने वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, और बीसी अपॉन ए बी इसको ऐसे लिख दोगे। अब क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे आप 1 मान सकते हो। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपके इक्वल टू की जब दूसरी तरफ आप जो आपकी वैल्यूज है उनको शिफ्ट करते हो, तो वो अल्टरनेट उसमें आ रही थी, जैसे डिवाइड में थी तो वो मल्टीप्लीकेशन में चली जाएंगी, ठीक है, ये भी डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी। तो अब मैं जब इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा ए बी इंटू वन, और ये मेरे पास बी सी था, बी सी इंटू वन, है ना। जब इसको मैं सॉल्व करके लिखूंगा आगे, तो मेरे पास बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी, है ना। मेरे पास इससे आगे नहीं सोल्व कर सकता मैं, तो मतलब मेरे को एक चीज पता लग गई कि जो आपकी ए बी है, ए बी है आपका बेस है, वो परपेंडिकुलर के इक्वल है, जो उसकी वैल्यू होगी वो उसके इक्वल होगी, ठीक है। वो आगे हम यूज करेंगे उसको कहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने ये वाले ट्राइंगल को तो मैंने सोल्व कर लिया ए बी सी, अब मैं सोल्व करूंगा किसको, ए बी और डी को। अब क्या होगा, यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, इसमें 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि मैं अब ये आपका जो स्टैचू की हाइट थी ना वहां से ले रहा हूँ, तो ये आपका जो एंगल ऊपर स्टैचू से इस ग्राउंड पॉइंट पे बना था वो 60 डिग्री का बना था। तो अब मैं एंगल लूंगा ए बी और डी, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और इस केस में देखो, अब जब मैं इसको किससे सॉल्व करूंगा, मेरे पास बेस की यानी कि वैल्यू आ गई है एक, मेरे पास बेस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू क्या थी आपकी, बीसी के इक्वल थी, यानी कि ए बी और बीसी आपके इक्वल थे। तो चलो इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा आपके, आपको इसके पास डीसी की वैल्यू भी गिवन है, ये डीसी 1.6 मीटर है, और ये ये आपके पास जो डीबी है ना वो टू पार्ट्स में है, इसमें डीसी की वैल्यू आपके पास 1.6 मीटर है, और जो आपकी बीसी है उसकी हमने क्या करना है अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हमने लास्ट जो हमने निकाला उसमें हमें पता चला है कि ए बी और बीसी की वैल्यू जो इक्वल इक्वल है। तो इसको भी मैं क्या करूँ, मेरे पास बेस की वैल्यू है, मेरे को निकालनी कौन सी है, इस साइड ये परपेंडिकुलर वाली साइड निकालनी है, तो इसमें भी मैं किसको यूज करूंगा, टेन को यूज करूंगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन में जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल ए बी डी को ले रहा हूं मैं, ठीक है, ए बी डी। तो इसको भी मैं टेन से सोल्व करूं, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी,
इस केस में हमें पता है कि जो हमारा tan है, सॉरी थीटा है, वो हमारा 60 डिग्री है। और हमारा जो P था, अब देखो इस चीज को ध्यान से देखना है, बस यहाँ पे एक चेंज करूंगा मैं थोड़ा सा। जो आपका P है, अब इस केस में P आपका ये पूरा ही है, यहाँ से B और D है ना। तो आपके पास P आ गया BD, और आपके पास बेस तो सेम रहेगा AB। ये आपका परपेंडिकुलर आ गया BD, और ये आपका AB। अब अगर मैं BD को देखो साइड में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। BD को अगर मैं BC प्लस DC लिखूं, ऐसा लिख सकता हूं मैं? ये कैसे लिखूंगा ये बताता हूं मैं आपको। हमने लिखा BD इज इक्वल टू BC प्लस DC। ये आपकी पूरी हाइट है B, सॉरी यहाँ पे होगा D, ये D और ये B है ना। यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे नीचे एचआर करूंगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है आपका C। अब मैंने बोला जो BD है वो आपकी किसके इक्वल है, यानी कि ये पूरी हाइट BD, अगर मैं DC प्लस BC करूं तो आपके पास DB निकल आएगी ना बच्चे। बस वही चीज हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पे करी है। BD निकालने के लिए BC प्लस DC को कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, BC प्लस DC। और AB को मैं एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल के लिए ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे हम। मुझे पता है tan 60 डिग्री होता है आपका √3। √3 कर दिया हमने इसको। अब मैंने इसकी BC की वैल्यू क्या थी, हमने हमारे पास BC की वैल्यू थी कुछ। BC की हमने कोई वैल्यू नहीं निकाली अभी, है ना। ये तो हमें फाइंड आउट करनी है डिस्प्ले की हाइट। और हमें पता है कि हमारी जो DC है, DC की आपकी है स्टैचू की हाइट, वो थी आपकी 1.6 मीटर। और आपने अभी अभी ये चीज फाइंड आउट करी कि आपकी AB, ये देखो आपकी AB BC के इक्वल है ना। तो मैं AB को BC भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे AB को लिख दूंगा BC। अब फिर से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मैं एज्यूम कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन होगी तो मेरे पास आ जाएगा BC इंटू √3। और आपको पता है 1 से मल्टीप्लीकेशन के बाद एज इट इज ही आ जाएगी ये चीज 1.6। इतना कर लिया। अब देखो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। मुझे BC यहाँ पे भी दिख रहा है, BC यहाँ पे भी दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ इक्वल टू के दूसरी तरफ। अब ये प्लस का था है ना, जब यहाँ पे जाएगा तो ये साइन चेंज कर लेगा अपना। तो ये हो गया BC, ये इंटू में था √3 माइनस BC इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1.6। यहाँ पे 1.6 बच गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब देखो मेरे पास यहाँ पे भी BC है, यहाँ पे भी BC है। मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि इसके पास भी BC है और ऑपरेशन यानी कि आपके जो साइन है माइनस का, इसकी तरफ भी BC है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हमने पूरी टर्म बाहर कर दी, तो यहाँ पे 1 बचा है ना। मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। और जब यहाँ से भी इसको शिफ्ट करा तो यहाँ पे भी 1 बचा, तो मैं इसको भी एज इट इज ही लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आ गया 1.6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए खाली BC की वैल्यू। तो ये मल्टीप्लीकेशन में ये वाली डिजिट, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देता हूँ। आप लोगों को पता है कि जब इक्वल टू के दूसरी तरफ डिजिट को शिफ्ट करते हैं तो जो उसके ऊपर ऑपरेशन लगा होता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थी तो यहाँ पे जाके डिवाइड में होगी। अब इसके बाद आपको एक और चीज पता है कि हमारी कभी भी वैल्यू जो आएगी उसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं होगा, रूट में वैल्यूज नहीं होगी, है ना। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज मेथड का यूज करते हैं, बाय रैशनलाइज मेथड।
रैशनलाइज मेथड की हेल्प से क्या हो जाएगा, BC को एज इट इज लिख दिया, ये 1.6 और ये मैंने लिखा √3 - 1। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, बट जो इसका यहाँ पे साइन है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया, √3 + 1, सिर्फ साइन चेंज होगा यहाँ पे, है ना, इसी से मैंने डिवाइड कर दिया। और आपको पता है कि अगर मैं इसकी और इसकी कटिंग कर दूं तो मेरे पास फिर से यही वैल्यू बन जाएगी, मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, इसको आगे मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप जो आपने अपनी प्रीवियस यानी कि 8th चैप्टर में कुछ आपने फॉर्मूले पढ़े थे उनका यूज यहाँ पे भी होगा, है ना। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि √3 - 1, √3 + 1, ये आपको किसी फॉर्मूले की याद दिला रही है। आपके पास एक फॉर्मूला होता था, A + B × A - B A² - B², है ना। -B²। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन हुई हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 1, और मैंने इसमें नीचे लगा दिया कौन सा, इसमें हमारे केस में A है √3 और B है आपका 1। तो मैंने क्या किया, √3 का स्क्वायर कर दिया -1 का स्क्वायर कर दिया फॉर्मूले से। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास ये बन जाएगा, नीचे ये बन गया 1.6 × √3 + 1, और नीचे बन गया आपका, ये देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे बच गया 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे जब इसको आगे सॉल्व करा तो ये बन गया 1.6 √3 + 1, और नीचे बन गया 2। अब इसकी कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर देते हैं, है ना। 2 × 8 = 16 होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो 0.8 ये है। अब इसके आगे देखते हैं हम इसको लिख देंगे 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, और ये आपकी हाइट आ गई पेडेस्टल की, जिस पे मूर्ति खड़ी थी उस पेडेस्टल की आपकी हाइट आ गई। आप एंड में लिख देंगे इसको, आंसर को, हेंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी हाइट हो जाएगी। इतना समझ लग गई सबको। हाँ जी। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, मतलब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें अब। हाँ जी। ये जो कुछ बच्चे मेरे साथ लाइव भी जुड़े हैं, है ना, वो बच्चे, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9।
अब ये देखो क्वेश्चन नंबर है 9 आपका, है ना? थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हम इसकी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसमें बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, है ना? इसमें हमें इतनी लाइन से क्या समझ आया? इसमें बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, कि ऊंचाई पे एक एंगल बना होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक कोई बिल्डिंग हो गई हमारे पास, है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहाँ पे दो बॉडीज है हमारे पास, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक जो आपका एंगल बन रहा है, कौन सा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 मीटर। अब देखो यहाँ पे भी दो, एक टावर और बिल्डिंग। पहले हमने क्या किया, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला था वो आपका 30 डिग्री था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि टॉप ऑफ द टावर और बिल्डिंग का फुट को मिला के जो एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री है ना? और इसमें इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हमें टावर की हाइट दी है, 50 मीटर हाई है टावर, ठीक है? और हमने निकालनी है बिल्डिंग की हाइट। तो चलो जितना जितना हमें क्वेश्चन समझ आया है, तो यहाँ पे बोला है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है और इस तरफ कोई हमारा टावर है ना? मुझे नहीं पता कि कौन सी, किसकी हाइट ज्यादा है, एक की हाइट हमें दी हुई है। अब ये मैं मान लेता हूँ कि ये आपका टावर है जिसकी हाइट है 50 मीटर। ये आपका टावर है, ये वाला, टी से लिख देता हूँ। और ये आपकी बिल्डिंग है, इसको बी से लिख देता हूँ, ठीक है? अब ये किसी सरफेस पे खड़े होंगे, है ना? तो ये मान लो वो सरफेस ये था। अब ये बिल्डिंग है, ये आपकी टावर है, ठीक है? अब इसमें देखो, इसमें बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर इज कितना हुआ? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर, ये टावर का फुट है, ठीक है? तो इसके टॉप पे जो, इसके टॉप से जो यहाँ तक फुट तक बन रहा है ना एंगल, वो एंगल बन रहा है आपका कितना? 30 डिग्री का, ठीक है? और इसमें अब इन्होंने बोला कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किससे, टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, है ना? ये टॉप ऑफ टावर है और ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है। जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे, है ना यहाँ पे? तो अब ये चीज होगी, और हमें गिवन क्या था, 50 मीटर। तो यानी कि जो आपका क्वेश्चन था उससे आपकी ये वाली फिगर बनती है ना? इसमें देखो फिर से देख लो एक बार, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से लेके टावर के फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री बन रहा है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। और जो टावर के हेड से लेके यानी कि टॉप से लेके बिल्डिंग के फुट तक जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपका बन रहा है 60 डिग्री का। और इसमें हमें एक और चीज दी है कि द टावर, इसके हमें टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर, हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है? इतना क्वेश्चन है आपका। तो ठीक है, अब मैं इसको करूंगा, तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको नाम दे लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ से ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, ये सी, और ये डी, ठीक है? ये सारी चीजें होगी। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा इसको?
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। और सबसे पहले मैं वो चीजें देख लूंगा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, है ना। अब मेरी फिगर बन गई है ना, तो मेरा फिगर से ही लेना देना आप सारा, क्योंकि मैंने फिगर में सारी चीजें इसमें मेंशन कर दी जो आपके क्वेश्चन में थी। तो आपके पास गिवन क्या क्या है। गिवन आपको मिला है ए बी, मतलब हाइट ऑफ टावर थी ए बी। अगर मैं उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखूं, हाइट ऑफ टावर जो कि है आपको पता 50 मीटर। और हमें यहाँ पे एंगल या फिर जो थीटा है वो भी पता है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन या थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और 60 डिग्री है ना। और जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है टू फाइंड, हमें फाइंड भी तो करना है। फाइंड क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग थी ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग। जिसको हमने दिया है बीडी, बीडी नाम से बोल रहे हैं इसको, है ना। ये तो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन इतना, यानी कि एक टाइप से कंप्लीट हुआ कि जिसमें आपने क्या क्या देखना है कि आपको गिवन क्या क्या है और आपने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ मैं कि अब इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस, हम स्टार्ट करेंगे इससे, ठीक है। ए बी डी से स्टार्ट करता हूं मैं। ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ 60 डिग्री वाला, ठीक है। ए बी डी से स्टार्ट करा मैंने 60 डिग्री वाले से, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी गिवन क्या है, मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है ना। आपको पता है जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, जो थीटा के पैरों की साइड होगी वो आपकी बेस हो जाएगी, है ना। और ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज ही होगी, है ना। ऐसे अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, यानी कि ये वाले एंगल, तो ये आपकी परपेंडिकुलर रहेगी और ये बेस, है ना। यहाँ पे मतलब आपका बेस जो है कॉमन है, बेस कॉमन है और आपकी बाकी साइड जो है डिफरेंट है। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जब मैं इसको इस वाले ट्राइंगल को करूँ डी बी, हाँ, ये इसको भूल जाओ अब, क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है डीबीसी, है ना। अगर मुझे डीबीसी सॉल्व करना होगा तो उस टाइम भी, यानी कि ये कॉमन है ए बी डी और डीबीसी का जो कॉमन साइड है वो बेस है। तो अगर मैं बेस को फाइंड आउट कर लूं, तो मतलब कि मुझे नेक्स्ट जब मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा डीबीसी को, तो मुझे इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। मुझे निकालनी क्या है, इसकी परपेंडिकुलर, इसकी हाइट निकालनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं पहले कर रहा हूँ ए बी डी को, ठीक है। तो मुझे गिवन है पी, और मैं लेना चाहता हूँ बी को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, है ना। तो मुझे पी और बी करना है। अब आपके पास एक फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और यहाँ पे ये साइन है, कोस है, टैन है ना, सोना चांदी तोलो। तो फिर इसमें क्या करते थे आप, आपको पता है आपको पी चाहिए और आपको बी चाहिए। पी है लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, बी है पर पी नहीं है, पी भी है और बी भी है, तो मतलब ये टैन केस में आएगा। तो ठीक है, इतनी चीज हमें पता चल गई यहाँ से। तो मेरा ट्राइंगल है ए बी और डी। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करूंगा अब। इन ट्राइंगल ए बी और क्या, डी। इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी में मैंने क्या किया था, मुझे पता है कि मुझे tan से निकालना है ना। तो मैंने यहाँ पे किया tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब इस केस में देखो कि आपके पास p क्या था, b क्या था और थीटा की वैल्यू क्या थी। हमने ट्राइंगल लिया ए बी डी, तो मेरे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और ये आपका ए बी है ना जो कि 50 मीटर है, और बी डी है ना, ए बी और बी डी, ये आपका ए बी है और ये आपका बी डी है। और यहाँ पे 60 डिग्री है थीटा आपका, तो आपको ऐसे लिखना है। अब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज पुट करोगे। आपको पता है tan 60 डिग्री होता है √3, और ए बी हमें पता है गिवन था, हमें 50 मीटर था, अपॉन में बी डी। अब क्या करेंगे हम,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ जब ऑपरेशन लगता है तो जो आपका ऑपरेशन था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में था तो उस तरफ जाके ये किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरफ जाके ये हो जाएगा BD √3, और ये 57 मल्टीप्लाई करा तो इतना ही आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए खाली BD। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं, आप कंफ्यूज ना हो तो इसकी वजह से मैंने √3 को भी इस तरफ लेके गया था मैं, ठीक है। तो 50 √3, ठीक है। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है बच्चे, है ना, फाइनल आंसर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको, आपको एक चीज तो पता है कि आपके डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है तो मैं इसको यूज करूंगा आगे। तो मैं इसको फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइंगल था हमारा, इन ट्राइंगल BDC, BDC। अब मैंने क्या निकाल लिया था, यहाँ पे बेस की वैल्यू निकाल ली थी मैंने, BD की वैल्यू निकाल ली थी, है ना, मेरे पास एक वैल्यू है। और मुझे निकालना है अब यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर, मतलब CD निकालना है, और मेरे को यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो 30 डिग्री है ना, तो मतलब मेरे को यहाँ पे एंगल पता है, बेस पता है, और मुझे निकालना है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेस और परपेंडिकुलर, तो ये भी मेरे टाइम से सॉल्व होगा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, DC/DB करूंगा, ठीक है, और अब मेरा एंगल जो है 30 डिग्री है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि tan θ = P/B। अब आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो, वो है 30 डिग्री, = P है आपका CD था, और ये था आपका DB। DB या BD, है ना, या मैंने वो थोड़ा उल्टा लिखा है इसको। तो आपने अभी क्या किया, इसको तो फाइंड आउट करा था DB को। tan 30 डिग्री 30 डिग्री होता है आपका 1/√3, और CD आपको फाइंड आउट करना है। और ये आपने BD की वैल्यू निकाली थी ना, मैंने इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, चाहे आप इसको BD लिखो चाहे आप DB लिखो, है ना। तो इसकी वैल्यू निकाली थी हमने 50/√3, है ना। अब मैंने इसको क्यों वहां पे रेसिप्रोकल, सॉरी, रैशनलाइज नहीं करा था, वो देखो अब क्या करूंगा मैं। अब ये मेरा डिनोमिनेटर में ये चीज है, ठीक है। मैं इस सारे को क्या करूंगा, यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको भी लेके जाना चाहते हो तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, चलो हम ऐसे ही करते हैं कि इसको भी लेके जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ गया 50 √3 में, और यहाँ पे बन गया था आपका CD √3, है ना। फिर से वही वाला स्टेप करना पड़ेगा हमें। अब मैं अगर खाली CD की वैल्यू मुझे चाहिए, 50 √3 तो यहाँ था, तो मैंने इस √3 को क्या कर दिया, इस तरफ भेज दिया था, तो ये अपॉन में चल जाएगा इसके, है ना। √3 ऐसे हो जाएगा ये, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसके ऊपर 1 करके लिख लो, है ना। तो अब जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, तो आपको पता है कि जब दो रूट की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो रूट के अंदर जाके पेयर बनाएंगी, है ना। और पेयर जब बनता है तो उसकी वैल्यू बाहर आ जाती है, तो मतलब 3 बाहर आ जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो, जब दो वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 बार करने पे उसका स्क्वायर बनेगा, मतलब कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है ना, चाहे आप इस वाले मेथड से करो चाहे आप इस वाले मेथड से करो। CD 50/3, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब अगर अगर आपको इसको और सॉल्व करके लिखना है ना, तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो बच्चे। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप क्या करोगे, CD, इसको मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो इसकी फ्रैक्शन में लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16, है ना, 2/3 मीटर। और ये आपका आंसर आएगा, है ना। कुछ बच्चों के, अब वैसे तो आपने छोटी क्लास में ये चीज पढ़ी है, बट कंफ्यूजन तो, है ना, किसी भी क्लास में हो सकती है, किसी भी एज में भी हो सकती है।
तो कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने कैसे लिखा। अब मैं इसकी कटिंग करता तो पॉइंट्स में भी आंसर आता मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 50 को 3 से डिवाइड करना था, है ना। 50 को 3 से डिवाइड करना था, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ पहले। तो क्या आएगा इसका, 3 1 जा 3 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 - 5 - 3, तो ये 20 बच गया। अब मुझे पता है कि 6 3 जा 18 होते हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास, 20 में से 18 जाएंगे तो 2 बच गया। अब अगर मुझे इसको आगे सॉल्व करना है तो आप देखो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू थी उससे छोटी आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूँ तो मुझे यहाँ जीरो लगानी पड़ेगी। जीरो लगानी पड़ेगी तो आपका पॉइंट्स में आंसर जाएगा, है ना। तो वही तो हमने, अगर हमने वैसे करना होता तो हम यहीं पे कर लेते, तो फ्रैक्शन क्यों करते, है ना। तो अब इस केस में क्या करोगे आप, इतना ही सॉल्व करोगे इसको, और देखो जो आपकी यहाँ पे वैल्यू बची आपने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे नीचे रिमाइंडर में वैल्यू बची थी, है ना, तो इसको आपने ऐसे लिख दिया 2, और जिसे आपने डिवाइड करा था वो नीचे 3, है ना, बात एक ही है। 3 आपका नीचे ही रहा। आपने क्या किया, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, करो कितना आता है, 6 3 जा 18, ऊपर क्या बचेगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 48, और इसको प्लस कर दो 2 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50, है ना। मतलब कि आपके पास फिर से वही चीज बन जाएगी, 50/3। इसको हमने फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब आपके पास यहाँ ये वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू यहाँ पे आई थी, तो आपने उसको आंसर को करना वहां पे स्टॉप करना है, और वो जो आपके पास ये यहाँ पे जिससे आपने डिवाइड करा, जो वैल्यू आई रिमाइंडर, और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, है ना, इस वैल्यू को, तो ये वाली वैल्यूज आपने इस अरेंजमेंट में लिखनी है। जो आपका जैसे आप डिवाइड करे थे वो तो आपकी नीचे आएगी वैल्यूज, है ना। और इसको फ्रैक्शन में तोड़ा मैंने, किसको, ये 50 वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ा था, 16 और यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर आ गया फ्रैक्शन में, CD = 16 × 2/3, है ना, ऐसे करके लिख देंगे। तो आप एंड में लिख सकते हो हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना, क्योंकि जो टावर की हाइट थी वो तो आपको गिवन थी, आपको निकालनी थी बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16, और फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख दिया, इतने मीटर आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका बच्चे आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अक्षिमा और कीर्ति बच्चे, क्वेश्चन समझ आया आपको ये। हाँ जी। ठीक हाँ है, जी। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आपको। ये जो हमने आज 2 क्वेश्चन करे हैं, अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो बच्चे। किसी भी स्टेप में कोई स्टेप समझ नहीं आया, फिगर समझ नहीं आई, क्लियर है आपको। हाँ जी। चलो ठीक है, तो आज की क्लास फिर खत्म करते हैं ना। चलो, चलो ठीक है बच्चे, आज की क्लास यहीं तक है। उसके आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो आपने बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 के आगे आपने क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन 3 के आगे जो क्वेश्चन है एक बार उनको देख लेंगे कि वो कैसे करना है। ठीक है, और वो हो जाएंगे तो उसके बाद हम, आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में जो आगे क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है, तो फिर क्लास क्लोज करते हैं आज की। ठीक है बच्चे, थैंक यू।